तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं फैमिली लॉ 1। आज मैं फैमिली लॉ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी नेक्स्ट वीडियो से। आज मैं आपको दूंगा एक बेसिक इंट्रो कि क्या होती है फैमिली लॉ। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फैमिली लॉ में आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका आर्टिकल 44 है, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इंडिया में डिबेट चल रही है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिनोट्स आइडिया ऑफ वन नेशन वन लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप सब लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले गोवा स्टेट में अप्लाई हुई थी और दूसरा उत्तराखंड बन सकता है, वहाँ बात चल रही है। ठीक है, आपका फैमिली लॉ दो पार्ट में डिवाइड है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड है? ये डिवाइड इसलिए है क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल लॉस नहीं है। कहने का मतलब सिविल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूसीसी का पर्पस है कि इंडिया में सिविल लॉ में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि वन नेशन वन लॉ। जो आप बीएनएस पढ़ रहे हो उसमें किसी धर्म की बात नहीं होती है ना, कि हिंदू ने क्राइम किया तो उसकी अलग पनिशमेंट, मुस्लिम ने क्राइम किया उसकी अलग पनिशमेंट। वहाँ अगर आपने क्राइम किया, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, तो आपको जो पनिशमेंट डिफाइन है बीएनएस में, आपको उसी के रिगार्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। मान लो कोई मिस्टर ए है, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, और कोई मिस्टर बी है, उन्होंने भी किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट होंगी? नहीं मेरे भाई, दोनों के लिए एक ही पनिशमेंट होगी। तो क्रिमिनल लॉ जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, बट जो हमारा सिविल लॉ उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो सिविल लॉ में यूनिफॉर्मिटी हो तभी इंडिया में यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड हो रही है ना। आपको पता होगा दो तरह के लॉ होते हैं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो जो आपका क्रिमिनल लॉ है ये क्राइम से डील करता है, इसको आप भारतीय न्याय संहिता के फॉर्म में पढ़ रहे होंगे। सिविल लॉ वो मैटर्स होते हैं जहां सजा नहीं होती है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, देयर इज ओनली प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। सिविल केसेस में पनिशमेंट नहीं होती है, कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, देखो सिंपल सा आंसर है, इंडिया में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें लॉ अलग अलग हैं, जैसे शादी का मैटर, डिवोर्स का मैटर, इनहेरिटेंस का मैटर, सक्सेशन, एडॉप्शन और मेंटेनेंस का मैटर। ये सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें धर्म के बेसिस पे अलग अलग लॉस हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज की बात करूं तो हिंदू में कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। सिख धर्म में कितने फेरे होते हैं? वहाँ 4 फेरे होते हैं। इसमें अनंत कारक सेरेमनी इसको बोलते हैं, है ना। और किसी किसी जगह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो इन सारी चीज़ों को एक करने के लिए इंडिया की डिमांड है देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यही टॉपिक जो हैं हम फैमिली लॉ के अंदर पढ़ेंगे। अब क्लियर हुआ कि मैंने क्यों आर्टिकल 44 से स्टार्टिंग किया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, एक हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ। डोंट वरी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में 4 एक्ट हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जानो। आपने सुना होगा कि हिंदू लॉ कोडिफाइड है और मुस्लिम लॉ अनकोडिफाइड है, पर क्या हिंदू लॉ शुरुआत से ही कोडिफाइड था? आंसर इज नो। हिंदू लॉ शुरुआत से कोडिफाइड नहीं था। इसे कोडिफाइड करने के लिए हिंदू कोड बिल पास करवाया गया था, तब जाके ये कोडिफाइड बना, है ना। हिंदू कोड बिल की क्या हिस्ट्री है मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। तो जो 4 एक्ट बता रहा हूँ ये हिंदू कोड बिल के अंदर ही आते हैं। ठीक है,
आपके सिलेबस में 4 एक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो पहला एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, लास्ट वन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो इसमें आपको छोटे छोटे एक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो फैमिली लॉ में आपको मैरिज से रिलेटेड टॉपिक कवर करने हैं, जो आपका दिया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको पढ़ने हैं प्रोविजंस। देखो, जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस और सक्सेशन से रिलेटेड। इसका जो लॉ दिया है वो आपका दिया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सक्सेशन और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? देखो, सिंपल सा पॉइंट है। मान लो कोई मिस्टर ए है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत यानी विल लिख सकता है ना? हाँ, बिल्कुल लिख सकता है। अगर मिस्टर ए ने कोई विल नहीं बनाई, मान लो एक आती है कंडीशन कि मिस्टर ए ने अपनी कोई विल नहीं बनाई, तो मिस्टर ए के पास राइट है कि मिस्टर ए चाहे तो एक्स पर्सन को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकता है। लेकिन अगर मिस्टर ए ने विल नहीं बनाई और मिस्टर ए अनमैरिड हैं, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? तो वो प्रॉपर्टी उसके मम्मी के पास जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट और समझो, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? ये दिया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर, अगर मैंने कोई विल नहीं बनाई है। एक और एक्ट है मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन का। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने सुना होगा। तो इनका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था, तो इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को ऐसी क्या नीड पड़ी कि उनको बच्चा अडॉप्ट करना पड़ा? क्या कारण हो सकता है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इसलिए उन्होंने सन अडॉप्ट किया। दूसरा कारण है वंश बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए कि मेरा नाम कौन बढ़ाएगा। आज हम लोग राहुल गांधी की बात करते हैं, इनके फादर का नाम था राजीव गांधी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पूरी आइडेंटिटी किससे डिनोट होती है? राजीव गांधी से। एंड हिज ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी, एंटायर गांधी फैमिली। एक पॉइंट आता है, अगर किसी का बायोलॉजिकल सन नहीं है और उसने सन अडॉप्ट किया है, एज पर हिंदू ये एक मान्यता है कि जब आखिरी टाइम होता है ना, जब सन अपने फादर को अंतिम संस्कार करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये चीज़ वेदास में लिखी हुई है। एडॉप्शन तो आपने समझ लिया, अब ये मेंटेनेंस क्या है और समझते हैं। जनरली हमको सबको पता है कि डिवोर्स के बाद एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं, पर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो। जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर 18 प्लस हैं, मतलब अगर वो मेजर हैं, तो वो कंपनसेशन अपने घर से नहीं ले सकते हैं। और जितनी भी लड़कियां 18 प्लस हो गई हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक उनको अधिकार है कि वो अपने फादर से कंपनसेशन ले सकती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर बताया है ये साइंटिफिक डेफिनेशन है मेंटेनेंस की। देखिए, डाइवोर्स के बाद एक वाइफ अपने हस्बैंड से कंपनसेशन लेती है, ये सबको पता है, पर जो मैंने ऊपर बताया है ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है लड़कों के साथ या नहीं है, ये डिबेट का टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइम के साथ लॉ बनता है, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से लॉ बनता है। और ये लॉ बहुत पहले बना, कौन सा? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। बट अगर देखा जाए आज के टाइम पे, तो इस लॉ को हटाना चाहिए। कौन सा लॉ? जो ये बना है मेंटेनेंस वाला, जो लड़कों को नहीं मिलेगा, लड़कियों को मिल रहा है। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हम मानते हैं दोनों इक्वल हैं, पर यहाँ पे भेदभाव क्यों? तो ये लॉ बहुत पहले बना हुआ था, उस सिचुएशन को देख के बनाया गया, पर आज के टाइम पे इस लॉ को हटना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, बताइएगा।
लास्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये भी आप पढ़ेंगे कि गार्जियन कौन हो सकता है। गार्जियन माँ बाप भी हो सकते हैं और उनके अलावा भी कोई और हो सकता है। सिंपल समझो, जो टेक केयर करता है ना हमारी, वो गार्जियन है। फिर जो आपका यूनिट 3 है उसमें आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना है ना। यहाँ मैरिज को निकाह बोलते हैं, डिवोर्स को तलाक बोलते हैं, ये सारे टर्म हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से यूनिट 1 का पहला टॉपिक आपका है हु इज़ हिंदू एंड हु इज़ नॉट हिंदू। तो इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं सबसे पहले उसका इंडेक्स पढ़ते हैं ताकि आप जान पाएँ कि उसमें कंटेंट क्या है। तो मैंने आज आपको एक इंडेक्स बताया है कि इसमें कंटेंट क्या है और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।